हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके पास लेके आ गए बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं हूँ बीके देवी प्रसाद दास, स्टूडेंट ऑफ सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 2 यानी विश्व युद्ध 2। चलिए दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए इसको वर्ल्ड वॉर 2 यानी विश्व युद्ध 2 इसको हम WW2 के नाम पे भी जानते हैं। और इसका कुछ अलग सा नाम भी है, जिसे अलग से दो नाम है, जिसे हम टोटल वार और ग्लोबल वार के नाम पे जानते हैं। टोटल वार ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध किसी सीमित स्थान या सीमित सेना को लेकर नहीं लड़ा जाता था, बल्कि जो दोनों देश के बीच में ये युद्ध चल रहा होगा उन देशों के आम लोगों भी उस युद्ध में हिस्सा लेते थे। मान लीजिए कि एक कंपनी में टैंक या फाइटर पेन बन रहा है या सैनिक के लिए कुछ चीज़ें बन रहा है, तो शत्रु देश को जहाज उन इंडस्ट्री के ऊपर बम डाल देते थे, तो उस कर्मचारियों का शहीद हो जाते थे। तो इसी प्रकार इस युद्ध को टोटल वार भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे ग्लोबल वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो युद्ध था बहुत ही भयानक युद्ध था और एक विश्व स्तरीय युद्ध था, जिसमें कि विश्व की मैक्सिमम कंट्रीज हिस्सा लेते थे दो भाग में बन के, इसीलिए इसको हम ग्लोबल वार भी कहते हैं। बात करते हैं अभी ड्यूरेशन के बारे में, यानी जो अवधि हुआ था, समय अवधि, उसके बारे में। ये कितना समय में के बीच में हुआ था? 1 सितंबर 1939 to 11 अगस्त 1945। और दोस्तों, कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो सिनो जापानीज यानी चाइना एवं जापान के बीच में जो एक युद्ध हुआ था 1937 में, 1937 में, तो वही युद्ध का कारण विश्व युद्ध 2 भी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में विश्व 2 हिस्से में बनकर युद्ध हुआ था। इसमें 2 टीम थी। कौन कौन थे? चलिए देखते हैं। उनमें थे एलाइज पावर और एक्सिस पावर। एलाइज पावर प्रथम विश्व युद्ध के समय में एलाइड पावर थे, एक्सिस पावर प्रथम विश्व युद्ध के समय में सेंट्रल पावर थे। हम ये देखते हैं अभी कि जो 2 टीम विश्व को 2 हिस्सों में बांटते थे, उन टीम में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, यानी द बेलिजेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। एलाइज पावर और एक्सिस पावर 2 टीम थे। चलो देखते हैं एलाइज पावर में कौन कौन थे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्टेट ऑफ अमेरिका, USSR, चाइना, एंड देन पोलैंड, एंड देन यूगोस्लाविया। चलो देखते हैं एक्सिस पावर में कौन कौन है। जर्मनी है, इटली है एंड जापान। देखते हैं अभी किस प्रकार हम द्वितीय विश्व युद्ध के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे कि हमको पता है, इनमें से 2 टीम थे, एलाइज पावर और एक्सिस पावर। एलाइज पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रूसिया, चाइना एंड USA मेजर कंट्रीज थे, एंड एक्सिस पावर में जापान, इटली एंड जर्मनी मेजर कंट्रीज थे। और दोस्तों, इसमें एलाइज पावर में एबी राजू के नाम से हम याद रख सकते हैं, और एक्सिस पावर में जिगागा के नाम से भी याद रख। द्वितीय विश्व युद्ध होने में कारण कौन से है? तो इसमें से आता है प्रथम विश्व युद्ध की प्रभाव। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे विश्व के ऊपर आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि बहुत प्रकार के कुप्रभाव पड़े थे, जिसमें कि जो उस समय के जो आफ्टर WW मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राजाएं थे, जो भी सरकार थे, वो सब आर्थिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्थिक परिस्थिति को कंट्रोल कर नहीं पाते थे, इसीलिए लोग उनका ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते थे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, इसलिए कि जो कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के लिए बीज बुना था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 होने के लिए जो इम्पोर्टेंट कारक था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उसके बारे में। अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस या जर्मनी। दोस्तों, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस क्या है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस में हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जिसे पेरिस के शांति की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और वो संधि को बहुत ही अन्यायपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि दोस्तों, ये संधि में जर्मनी को युद्ध का सबसे बड़ा मुख्य कारण माना गया था, और इसीलिए उसका ऊपर 6.5 अरब पाउंड के युद्ध का दंड लादा गया था, जिससे जर्मनी का अवस्था खूब शोचनीय हो गया। तो इसीलिए जर्मनी के ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से एक बड़ा ही बीज था युद्ध को होने के लिए।
चले बात करते हैं फ्रांस की भेंसपुर व्यवहार और जर्मनी, मतलब फ्रांस के अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ। दोस्तों जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद मतलब जो ये संधि हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम पर 1919 में, यह जर्मनी के साथ बहुत ही अन्यायजनक हुआ था। इसीलिए इसी का ही फायदा उठाकर फ्रांस ने जर्मन के ऊपर बहुत ही नीचा दिखाया, बहुत ही अपमानजनक अपनी व्यवहार चलाया। इससे जो जर्मनी के प्रजा थे वो बहुत ही गुस्सा होने लगे, उनका खून गर्म होने लगा, तो इसीलिए वो युद्ध के लिए प्रेरित हो गए। एंड उसके बाद हिटलर आते, हिटलर सत्ता के आने के बाद लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित और भी कराते। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, पहला लीग ऑफ नेशन। दोस्तों पहला विश्व युद्ध में बहुत ही खतरनाक था और इसमें बहुत ही क्षयक्षति नुकसान हुआ था, और ऐसा महान युद्ध आगे ना हो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, तब के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक संघ गठन किया था जिसका नाम था क्या, लीग ऑफ नेशन। इस संघ का नाम मतलब इस संघ का काम क्या था कि ये तो प्रथम युद्ध हुआ, तो उसका बाद और कोई युद्ध ना हो इसका ध्यान रखना, उसको शांति, हमारा विश्व में शांति बजाय रखना। लेकिन यह समय में लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। कहाँ पर, जब जापान ने चाइना की मंचूरिया पर आक्रमण कर देता है 1931 में, तब जब जापान को फटकारा जाता है या जापान को बुलाया जाता है कि क्यों तुमने मंचूरिया को अटैक किया, तो लीग ऑफ नेशन वो छोड़ देते हैं जापान से। उसके बाद इटली ने भी इथियोपिया पर आक्रमण किया, फिर भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया। और जर्मनी ने अपने जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह खोया था, बहुत ही इंडस्ट्रियल जगह, बहुत ही डेवलपमेंट जगह खोया था, उसका ऊपर अटैक करके उसका ऊपर रीमिलिटराइज करके वो जगह मतलब राइनलैंड को ले आया। तब भी जो लीग ऑफ नेशन था कुछ नहीं कर पाया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन एक बहुत ही बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 2 का। 4 पॉइंट है कि कैसे जो इरेशनल बाउंड्रीज टर्न आफ्टर WW1 मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मन मुताबिक बाउंड्रीज टर्न किया गया था, बनाया गया था, वो कैसे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावित करते हैं। दोस्तों हाँ, ये प्रभावित करते हैं क्योंकि जब किसी भी अंचल के बीच में बाउंड्री को ड्रॉ किया जाता है तो वो अंचल के बीच में जो लोग एक ही भाषा एक ही अंचल में रहते हैं, उन दोनों भाषा के लोगों को एक ही भाषा लोगों को अलग अलग जगह में डिवाइड किया जाता था। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्लेसेस डिवाइडेड हुआ तो एक पोलैंड नाम का एक नया देश बना, जिसमें कि जर्मन का कुछ लोगों उसमें से चला गए थे, और जो यूगोस्लाविया बना उनमें से भी कुछ लोग जर्मन के थे। तो वो लोग जर्मन के नहीं मानते थे, वो लोग अपने को जर्मन नहीं मानते थे, अपने को पोलैंड या कुछ यूगोस्लाविया नहीं मानते थे। इसीलिए ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। दोस्तों चलिए वो बात करते हैं अदर रीजन्स की। तो अदर रीजन्स में हमारा मतलब एम फॉर मिलिटराइजिंग, ए फॉर एलियंस, आई फॉर इंपीरियलिज्म एंड फॉर नेशनलिज्म। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे मिलिटराइजिज्म इसमें प्रभावित। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान, जर्मनी, इटली के साथ हुए जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ था, उसी के बदला लेने के लिए वो अपनी सेना शक्ति को वृद्धि करवा, सेना शक्ति को बढ़ा रहे थे और अपनी जो नई टेक्निक्स का यूज करके और सेना शक्ति को बहुत ही पावरफुल बना रहे थे। दोस्तों जापान की उस समय में जापान सबसे पावरफुल माना जाता था, क्योंकि वो जापान 20वीं सदी से ही अपनी सेना शक्ति को डेवलप कर रहा था और उसके नाम भी बहुत ही पावरफुल थे। इसीलिए वो ये जो मिलिटराइजिंग पावर है उसका भी बहुत ही बड़ा मतलब प्रभाव है द्वितीय विश्व युद्ध में। दोस्तों एलियंस यानी संध्या मतलब किसी देश अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए किसी अन्य देश के साथ कुछ समझौता करता था, कुछ मित्र स्थापन करता था, तो मतलब अपनी डिफेंस सिस्टम को बजाय रखने के लिए उनके साथ संध्या करता था। दोस्तों ये जो संध्या में मतलब ये जो एलियंस है उसमें
रूसिया एंड जर्मनी एंड रूसिया के बीच, जर्मनी रूसिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए और डिफेंस के सिस्टम में रखने के लिए, डिफेंस सिस्टम बजाय रखने के लिए एक गुप्त समझौता हुआ था जिसको कि मोल्टोव-रिबेंट्रोप पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मोल्टोव है रूसिया की यूएसएसआर की फॉरेन मिनिस्टर एंड रिबेंट्रोप है जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इम्पेरियलिज्म के ऊपर, मतलब साम्राज्यवादी। दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो नया सत्ता उत्पन्न हुए थे, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब नया साम्राज्यवादी थे और जो पुराने वाले थे कॉलोनीज, पुराने कॉलोनीज मतलब बहुत ही पावरफुल थे कॉलोनी स्थापन करने में, क्योंकि यूके, यूएसए, फ्रांस, ये सब, तो उन देश से पुरानी और नए के बीच में कंपटीशन लग गया कि कौन कितना कॉलोनी स्थापन कर सकता है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य। दोस्तों चलिए देखते हैं नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब दोस्तों ये है कि मेरा देश ही सबसे अच्छा है और सभी देश खराब है, ऐसा जो मेंटालिटी है, ऐसा जो अपने दृष्टिकोण है, इसको राष्ट्रवाद बोलते हैं, राष्ट्रप्रेमी नहीं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद कैसे प्रभावित कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्साइल्स का संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी न भूल सकी। दोस्तों परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण के जन्म हुआ, जहाँ जर्मन प्रजा मतलब दोस्तों जो नाजीवाद होता है उसका मतलब यह है कि जहाँ भी जर्मन के लोग बसते हैं वहाँ जर्मन है, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया की कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिया था। मतलब ये हिटलर की नीति था। उसका बाद इटली ने भी अपने राष्ट्रवाद का प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली भी बहुत ही राष्ट्रवादी का भावना पकड़ लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली का राष्ट्रवाद का स्वरूप जन्म हो गया था। इसका मतलब ये है कि उसमें वहाँ पर जो इटली में मुसोलिनी नाम का एक डिक्टेटरशिप आया और वो भी अपने लोगों को राष्ट्रवाद की भावना, लोगों की मान में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न की। और यहाँ पर एशिया में जापान भी बहुत ही पावरफुल साम्राज्यवादी बन गया था, इसलिए वो भी खुद अपने को राष्ट्रवादी के भावना पे नचा रहा था। मतलब वो खुद सोच रहा था कि मैं सबसे अच्छा हूँ और कोई मेरा जैसा नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, कैजुअलिटीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों इसमें 60 से 80 मिलियन डेड हुए थे, मतलब 6 से 8 करोड़ लोग मर गए थे और 50 मिलियन सिविलियंस थे उनमें से, मतलब 5 करोड़ लोग आम आदमी थे और 25 मिलियन सोल्जर्स थे, मतलब 2.5 करोड़ लोग मतलब सेना थे, यानी सैनिक थे। और ये मानव के इतिहास में बहुत एक बड़ा युद्ध में से एक है जिसमें बहुत लोग एक साथ मरे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या चल रहा था। दोस्तों हमारे भारत द्वितीय विश्व युद्ध को रिलायंस पावर की तरफ से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हमारे भारत को ब्रिटिश शासन कर रहा था, यानी हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, या हम ऐसा कह सकते कि भारत एक ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो इसीलिए ब्रिटिश की तरफ से हमारे भारत रिलायंस पावर को सपोर्ट करता था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो दोस्तों उसी समय में क्वाइट मूवमेंट चल रहा था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो फिर भी भारत के 25 लाख सोल्जर्स रिलायंस पावर के बर्मा, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में लड़े थे और करीब 78,000 लोगों के यानी सोल्जर्स का मौत हो गया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बंगाल के यानी बंगाल में करीब 30 से 40 लाख लोगों के भूख के मारे मौत हो गए थे, क्योंकि जबकि जो हमारे ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को फूड सप्लाई नहीं किया था, यानी चावल की सप्लाई नहीं किया था, इसीलिए बिना खाए पिए तो वहाँ के लोगों
वहाँ के करीब 30 से 40 लाख लोग मर गए थे, क्योंकि हमारे जो बंगाल थे वहाँ से फूड सप्लाई होता था इंग्लैंड के सेना के लिए, इंग्लैंड के सेना के राशन के खर्चे के लिए, राशन के लिए वहाँ बंगाल से फूड का सप्लाई किया जाता था। इसीलिए वहाँ के लोग बिना खाए पिए के 30 लाख लोगों की मौत हो गए थे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।